Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome in class of biology. स्टूडेंट हम लोगों ने प्रोटिस्टा के चैप्टर का नेक्स्ट जो उसका ग्रुप था वो डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को हमने एल्जे का नाम दिया था और उन्हीं में से उनका जो फाइला था यूग्लिनाइड्स उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हमने बताया था यूग्लिनाइड्स, जैसे यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख रहे हो, पिक नजर आ रही है आपको यूग्लिना की, ठीक है। यूग्लिनाइड्स इसमें आते हैं इस फाइला के अंदर। मोस्टली इसके जनरल कैरेक्टर देखें तो यूनिसेलुलर होते हैं, इनके पास 2 फ्लैजेला होते हैं मूव करने के लिए। उनमें से एक लॉन्ग फ्लैजेला है जबकि दूसरा शॉर्ट है। लॉन्ग जो है वो एक्चुअली मूवमेंट करवाता है और जो शॉर्ट फ्लैजेला है वो क्या करता है, इनकी बॉडी को रोटेट करवाता है। दिस इज लॉन्ग एंड दिस इज शॉर्ट। उसके बाद हमने बताया था इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स किन्हें कहा जाता है? ऐसे पिगमेंट्स जो क्या करते हैं, इनको फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, जो लाइट को एब्जॉर्ब करके फूड बनाने में मदद देते हैं। जैसे हमने बात की थी क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है और डिफरेंट टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जैसे कैरोटिनॉइड्स होते हैं। अब कैरोटिनॉइड्स की भी डिफरेंट आगे उसकी फॉर्म्स हैं। जिस तरह हमने बताया क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी है। इसी तरह कैरोटिनॉइड्स की भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। तो हमने बात की ये वाले पिगमेंट जो कि प्लांट्स के अंदर भी पाए जाते हैं, ये पिगमेंट जो है वो इन यूग्लिनाइड्स के अंदर पाए जाते हैं। हमने बात की थी वेरियस स्टेजेस पे। सम टाइम हमने इस यूग्लिनाइड्स के जो मेंबर हैं उनको किंगडम प्लेंटी के अंदर रखने की कोशिश की क्योंकि इसके पास प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक थे, लेकिन चूंकि कुछ करेक्टरिस्टिक इसके एनिमल लाइक थे इसलिए इसको प्लांट के किंगडम से निकाल दिया गया और किंगडम एनिमेलिया के अंदर रख दिया गया। लेकिन किंगडम एनिमेलिया के अंदर क्यों रखा गया था? क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, और ये मूव करता है, इस वजह से इसको किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखा। लेकिन वही बात कि इसमें कुछ प्लांट लाइक करेक्टर भी थे, मतलब ना ये प्लांट किंगडम में फिट हो रहा था ना ये एनिमेलिया किंगडम में फिट हो रहा था, इसलिए इनको इन दोनों किंगडम से निकाल के किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया। क्लियर हो गया? जबकि इसके मॉलिक्यूलर डाटा देखा जाए इन यूग्लिनाइड्स के मेंबर का तो मॉलिक्यूलर डाटा बताता है कि ये क्लोजली रिलेटेड है जू फ्लैजिलेट्स के साथ। जू फ्लैजिलेट्स क्या है? दीज आर दी प्रोटोजोन्स। ऐसे प्रोटिस्ट हैं ये जो एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक शो करते हैं, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस भी किया है। क्लियर हो गया? तो जू फ्लैजिलेट्स के साथ यूग्लिनाइड्स जो से हैं वो क्लोजली रिजेंबल करते हैं, रिलेटेड मतलब मैच करते हैं, उनके जैसे लगते हैं ये मॉलिक्यूलर डाटा की बेस पे। तो ये चीज आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि जो यूग्लिनाइड है वो क्लोजली रिलेटेड किसके साथ है, ठीक है। तो आप लोग अगर ऑप्शन में जू फ्लैजिलेट है या प्रोटोजोन है तो आप लोग उस पर क्लिक करोगे। नेक्स्ट देखिए, सम फोटोसिंथेटिक यूग्लिनाइड लूज देयर क्लोरोफिल। कहते हैं कुछ यूग्लिनाइड ऐसे हैं अगर वो उनको हम लोग डार्क मतलब ऐसी जगह जहां पे लाइट नहीं होती उस जगह पे इनको क्या करेंगे, ग्रो करवाएंगे इनको, तो इनके अंदर जो क्लोरोफिल या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो नहीं बनेंगे। सम फोटोसिंथेटिक यूग्लिनाइड, अगर ऐसे यूग्लिनाइड जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको लूज देयर क्लोरोफिल, वो अपना उनके अंदर क्लोरोफिल खत्म हो जाता है व्हेन ग्रो इन डार्क, जब वो कहाँ पे ग्रो करेंगे, डार्क एरिया में जहाँ पे लाइट नहीं होती, ऐसी जगह पे ग्रो करेंगे तो इनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो ही नहीं बनेंगे। क्लियर? एंड ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स हेट्रोट्रॉफिकली, और जब इनके अंदर क्लोरोफिल ही नहीं बनेगा तो ये अपनी फूड भी नहीं बना सकेंगे, मतलब इनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो इनको इनका फूड इनकी बॉडी के अंदर खुद ब खुद नहीं बनेगा, तो इनको फूड बाहर से लेना पड़ेगा किसी और ऑर्गेनिज्म से।
अपने इन्वायरमेंट से इनको फूड लेना पड़ेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद फूड प्रिपेयर नहीं करते बल्कि किसी और से फूड लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग हेट्रोट्रॉफ का नाम देते हैं। तो यही बात कर रहे हैं, अगर इनके पास क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये ऑटोट्रॉफ नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, हेट्रोट्रॉफ, मतलब खुद फूड नहीं बना सकेंगे, अपनी फूड बाहर से हासिल करेंगे। क्लियर? सो दैट दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिकली। किस कंडीशन में? जब ये डार्क रीजन में ग्रो करेंगे, डार्क एरिया में ग्रो करेंगे, देन इनके पास क्लोरोफिल के एब्सेंट होने की वजह से इनको फिर हम लोग हेट्रोट्रॉफिकली का नाम देंगे। Other species of euglenoids are always colorless and heterotrophic. कुछ स्पीशीज जो सी हैं वो फोटोसिंथेटिक है, मतलब वो फूड बनाती हैं, लेकिन बाकी स्पीशीज यूग्लिनाइड्स की देखें वो कलरलेस होती हैं, मतलब उनका कलर नहीं होता। तो ऑटोमेटिकली जाहिर होता है कि कलर नहीं है तो वो हेटरोट्रॉफी होंगे ना। अगर कलर होता जैसे क्लोरोफिल है, ये होता है इनके अंदर, तो ये ऑटोट्रॉफिक होते। लेकिन अगर क्लोरोफिल नहीं है तो ये क्या होंगे, दे आर हेट्रोट्रॉफिक, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड बाहर से लेते हैं, किसी और से लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ये है यूग्लिनॉइड्स के रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारे पास फाइला फायरोफाइटा। फायरोफाइटा का जो कॉमन नेम है दैट इज द डायनोफ्लैजिलेट। क्लियर? तो आप लोगों से दोनों टाइप से पूछा जा सकता है कि डायनोफ्लैजिलेट के बारे में बताएं या फिर फायरोफाइटा के बारे में बताएं। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, उसका कॉमन नेम याद रख लेते हैं और जो उसका साइंटिफिक नेम है, जो फाइला का नाम है, वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें आप लोगों ने सही तरीके से देखनी है। डायनोफ्लैजिलेट जो कि कॉमन नेम है, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम देखें तो फायरोफाइटा, उसके फाइलम का नाम फायरोफाइटा है। ये भी क्या है, ये प्लांट लाइक कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं, उनके बारे में हमने आज बात करनी है। दे आर यूनिसेलुलर। सबसे पहले इनके बारे में कहा जाता है, ये जो डायनोफ्लैजिलेट है ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। अगर लोकोमोशन की बात करें, इनके अंदर लोकोमोशन कैसे होती है, फॉर लोकोमोशन टू फ्लैजेला आर प्रेजेंट। इनके पास दो फ्लैजेला मौजूद होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल एंड कैरोटीन्स। इनके पास क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, जैसा कि हमने बात की थी, जैसे पीछे देखे गए हैं क्लोरोफिल वगैरह, और इसी तरह कैरोटीन्स की मैंने बात की थी। इनके अंदर डिफरेंट टाइप के जो कैरोटीन्स हैं, कैरोटीन्स की मैंने बताया था कि डिफरेंट फॉर्म्स होती है, तो उन्हीं में से एक जो फॉर्म है या एक टाइप है दैट इज द फ्यूकोजेंथिन। क्लियर? फ्यूकोजेंथिन ये भी क्या है, एक पिगमेंट है, कैरोटीनॉइड्स की ही ये एक टाइप है। ये एक्सेसरी पिगमेंट है जो क्या करता है, इनको मदद देता है क्लोरोफिल को कि ये लाइट को मजीद एब्जॉर्ब करें और फोटोसिंथेसिस अच्छे तरीके से करवा सके। कहते ये देखिए आपको डायग्राम में ये चीज नजर आ रही है, दीज आर दी डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनो का मतलब ही क्या है, दो, फ्लैजिलेट्स फ्लैजेला, दो फ्लैजेला जिनके अंदर होते हैं, उन प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को हम लोग डाइनोफ्लैजिलेट का नाम देते हैं। ये देखिए आप लोगों को इस तरह नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये इसके क्या है, फ्लैजेला। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा दिखाई गए हैं, लेकिन एक्चुअली इनके पास दो फ्लैजेला होते हैं। इनकी एक करेक्टरिस्टिक है कि इनके पास भी क्या होते हैं, शेल पाया जाता है, और इनका शेल प्लेट की तरह का होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं, ये क्या है, इनकी बॉडी है डायनोफ्लैजिलेट्स की, ये इनका सेल है, और इस तरह इनके ऊपर प्लेट की तरह के शेल होता है। ठीक है, ये क्या है, इनका शेल है। क्लियर? इनका ये शेल होता है, और ये शेल जो है एक दूसरे के साथ इंटरलॉक होता है, इस तरह एक दूसरे के सेंटर, एक दूसरे के साथ अटैच होता है, इंटरलॉक।
क्लियर? तो यही बात आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देयर सेल्स आर कवर्ड विद शेल्स ऑफ इंटरलॉकिंग सेलुलर प्लेट। ये जो प्लेट्स मैंने यहाँ पे बनाई हैं ये बेसिकली सेलुलोज की बनी है, ठीक है। सेलुलोज आपको पता है प्लांट के अंदर पाया जाता है, ये बहुत हार्ड मटेरियल होता है जो उसके सेल वाल को बहुत ज्यादा थिक करता है प्लांट सेल की। तो इसी तरह चूंकि इनके पास सेलुलोज मौजूद है और इनके सेलुलोज की प्लेट्स इनके अंदर बनी होती हैं सेल से बाहर की तरफ, इनके शेल की जो प्लेट्स हैं वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती हैं और इन प्लेट्स के अंदर की तरफ यहाँ पे सिलिका मौजूद होता है, मिक्सिंग ऑफ सिलिकेट्स, मतलब सिलिका मौजूद होता है इनके अंदर भी, और इनका इस वजह से ये थोड़ा सा ग्लासी अपीयरेंस शो करते हैं। क्लियर हो गया? तो इनके शेल पे आपसे एमसीक्यूज में ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ जाता है, राइट ऑन द शेल ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स। तो आप लोगों ने बताना है कि ये किससे मिलकर बना होता है और ये कैसा होता है। There are second major, these are second major producers in marine ecosystem. मैरीन हमने पहले बात की है, मैरीन इन्वायरमेंट कौन सा होता है? ऐसा होता है, एक्वेटिक है और ऐसा एक्वेटिक इन्वायरमेंट जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, दैट इज कॉल्ड द मैरीन, ठीक है। तो कहते हैं मैरीन इकोसिस्टम में देखें तो ये सबसे जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं उसके बाद जो सेकंड ग्रुप आता है वो है सेकंड मेजर प्रोड्यूसर। फर्स्ट जो मेजर प्रोड्यूसर है वो डाई एटम्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो उनके बाद जो मैरीन इकोसिस्टम में जो फूड प्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स हैं दे आर द डाइनोफ्लैजिलेट्स। क्लियर हो गया? ये प्रोड्यूसर्स हैं मैरीन के सेकंड मेजर ग्रुप है प्रोड्यूसर्स का मैरीन के अंदर, कौन से? डाइनोफ्लैजिलेट्स के। ये भी एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेड टाइड्स क्या होती हैं? रेड टाइड्स व्हेन नंबर ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स इंक्रीज रैपिडली, कहते हैं जब इनके पास फूड वगैरह बहुत ज्यादा हो जाती है और इनके पास जब हर चीज अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो जाती है, सेटिस्फाई होते हैं हर चीज से, तो ये बड़ी तेजी के साथ अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो एकदम से पॉपुलेशन का ज्यादा होना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या ब्लूम्स कहलाता है। कहते हैं जब इनके पास फूड ज्यादा होते हैं, अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, तो ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं और ये बहुत जल्दी अपना नंबर इंक्रीज कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एकदम से पॉपुलेशन में इंक्रीज आना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहलाता है। कहते हैं एकदम से जब इनके नंबर ज्यादा होता है पानी के अंदर, दीज ब्लूम्स कलर द वाटर। अगर ये जो हम लोग डाइनोफ्लैजिलेट बात कर रहे हैं, अगर ये रेड कलर के हैं, ब्राउन कलर के हैं, जिस कलर के भी होंगे, तो अगर ये ज्यादा हो जाएंगे पानी के अंदर तो हमें पानी भी वैसा ही कलर का नजर आता है। जैसे हम लोग देखें बहुत जगह पे इंसानों का हजूम लगा हुआ है तो ऊपर से देखे तो हमें उनके ब्लैक ब्लैक जो सर ही नजर आते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जब इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी तो पानी का कलर भी वैसा ही लगना शुरू हो जाएगा। तो उनको फिर हम लोग कहते हैं रेड टाइड। रेड टाइड से मुराद बेसिकली ज्यादातर तो रेड कलर की हमें पानी का कलर नजर आना शुरू हो जाता है। टाइड्स कहते हैं लहरें, पानी की लहरें जो सी हैं वो रेड कलर की शो होती हैं क्योंकि उनमें ये जो डायनोफ्लैजिलेट उनका नंबर ज्यादा हो जाता है, इसलिए पानी का कलर भी चेंज हो जाता है। क्लियर हो गया? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेड टाइड। जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे क्या है? रेड टाइड्स थोड़ी सी बनी हुई है, ठीक है। किसकी वजह से? डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से जो है। इसमें ऑरेंज कलर की भी टाइड्स बन जाती हैं, ब्राउन कलर की भी टाइड्स बन जाती हैं, लेकिन चूंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया होगा उस टाइम में भी उसने रेड टाइड्स देखी हो, इसलिए इसको रेड टाइड्स का नाम दे दिया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जब भी रेड टाइड्स पे क्वेश्चन आए आप लोगों को तो आप लोगों ने इसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में भी डिस्कस करना है, फिर आपने रेड टाइड्स के बारे में बताना है। अगर डायरेक्टली आप लोग बता दोगे वाटर का कलर जोन सा है ये ऐसा होगा तो फिर मुश्किल हो जाती है। ठीक हो गया? तो आप लोगों ने कंप्लीट इसका कंप्रिहेंसिव आंसर देना है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पहले उसकी रीजन बतानी है कि इनका नंबर इंक्रीज होता है, फिर उसमें रेड टाइड्स बनती हैं,
तो फिर आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल में देखें गोनियालुएक्स और सर्टेनियम। सर्टेनियम जो सा है ये भी इसी की एग्जाम्पल पे आता है, डायनोफ्लैजिलेट्स में। और ये डायनोफ्लैजिलेट जो से हैं ये मूव करते हैं अपने फ्लैजिला की वजह से, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। क्लियर हो गया? इनके शेल में भी थोड़े थोड़े सुराख होते हैं जिनसे इनके जो फ्लैजिला वो बाहर की तरफ निकले होते हैं, और इस तरह फिर वो लोकोमोशन में इनको मदद देते हैं। नेक्स्ट देखें डाई एटम्स, जिनके बारे में हमने पहले भी बात की है। डाई एटम्स क्या होते हैं? डाई एटम्स जो से हैं, नाम से जाहिर हो रहा है, डाई एटम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें दो एटम्स होते हैं। दो एटम से मुराद यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, दो शेल होते हैं। एक शेल नहीं बल्कि दो शेल होते हैं। जैसे आप लोग देखते हो समुद्रों में से जब मलस्क निकालते हो, सिप्पियां जिसको कहते हो, उसको खोलते हो तो उसके दो पार्ट होते हैं ना, दो शेल होते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग डाई एटम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इनका शेल थोड़ा सा चेंज होगा लेकिन उसके शेल के पार्ट दो ही होंगे। तो डाई एटम्स का जो साइंटिफिक नेम है, उसका फाइलम है, दैट इज द क्राइसोफाइटा। ये भी आप लोगों ने चीज जहन में रखनी है कि डाई एटम्स किन्हें कहा जाता है और फाइटा क्या है, क्रायोफाइटा क्या है, सॉरी। क्लियर हो गया? तो क्रायोफाइटा जो सा है, इनके बारे में सबसे पहले कहा जाता है दे आर यूजुअली यूनिसेलुलर। ये भी जैसे हमने डायनोफ्लैजिलेट्स की बात की है कि वो भी यूनिसेलुलर होते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, हैविंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इनके अंदर भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इनका कोई ना कोई कलर होता है। ठीक है, ये ऐसे पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में मदद देते हैं। जैसे हमने पीछे बात की है, क्लोरोफिल ए है, सी है, कैरोटीन्स की फॉर्म कौन सी है, फ्यूकोजैंथीन। बिल्कुल वही कलर, वही पिगमेंट जो कि डायनोफ्लैजिलेट्स में होते हैं, वो इन डाई एटम्स में भी पाए जाते हैं। द सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ टू शेल्स। इनकी जो सेल वॉल होती है ये दो शेल्स पे मुश्तमिल होती है। जैसे यहाँ पे देखें तो एक ये होती है और दूसरी ये वाली होती है, और इनके अंदर जो है सेल होता है प्लांट, इसका डाइनो एटम्स, डाई एटम्स का जो एनिमल है, जो सेल है, वो इस शेल के अंदर मौजूद होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है शेल इनका, जैसे पेट्री डिश होती है। पेट्री डिश क्या है? ये ग्लास की बनी हुई डिशेस होती हैं जो हम लोग अपनी लैब के अंदर यूज करते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे प्लेट वगैरह की तरह होती है, जैसे आप लोग देखते हो घरों में आप लोग यूज करते हो। ठीक है, तो उसमें बिल्कुल ऐसे ही होती है। ये जो पेट्री डिश है बेसिकली ये तो लैब में यूज की जाती है। तो एक ऊपर की तरफ होती है, दूसरी नीचे की तरफ होती है, दोनों फिट होती है एक दूसरे के अंदर। ठीक है, ओवरलैप की हुई होती है। तो ये कहते हैं कि सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ टू शेल्स, दो शेल्स पे मुश्तमिल होती है। डेट ओवरलैप, ये दोनों शेल्स जो से हैं ओवरलैप किए होते हैं, एक ऊपर एक नीचे होता है। एंड फिट टुगेदर, और एक दूसरे के अंदर फिट होते हैं लाइक अ पेट्री डिश। जैसे कि पेट्री डिश हम लोग अपने लैब के अंदर यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये होती है। अब कहते हैं जो इनका सिलिका शेल है वो किससे मिलकर बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ सिलिका। सिलिका इनके शेल के अंदर डिपॉजिट होता है और इस वजह से इनका शेल बहुत ही प्यारा नजर आता है। इनके जो पैटर्न होते हैं शेल के वो बड़े प्यारे होते हैं, ग्लासी अपीयरेंस के होते हैं। और सम टाइम हम लोग इनको एज अ डेकोरेशन पीस जो से वो रखते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के डाई आइटम्स दिखाए गए हैं। डाई आइटम्स आर द मेजर प्रोड्यूसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो इसके इस टॉपिक के रिलेटेड है कि ये मैरीन या फ्रेश वाटर इकोसिस्टम दोनों की बात करें तो उन दोनों में से जो सबसे ज्यादा फूड प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म है दैट आर द डाई एटम्स। दैट आर द डाई एटम्स। डाई एटम्स जो से मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, मतलब इनको दूसरे ऑर्गेनिज्म खाते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो जिन्होंने इनको खाना है उनकी डेथ हो जाएगी, फिर उनको जो खाते हैं उनको फूड नहीं मिलेगा। मतलब स्टार्ट जो चेन है, फूड चेन, वो यहाँ से हो रही है। तो डाई एटम्स जो से हैं मेजर प्रोड्यूसर होते हैं
दोनों इन्वायरमेंट के, मतलब मैरीन और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम दोनों के। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्वेटिक फूड चेन। वही बात आ गई है कि पानी के अंदर जो फूड चेन है उसको स्टार्ट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर हो गया? तो दे शो अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल किसमें? एक्वेटिक फूड चेन में। एक्वेटिक फूड चेन में इनका रोल बहुत ज्यादा होता है। फूड चेन किसे कहते हैं स्टूडेंट? हम लोग, एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे घास है, उसको कौन खाता है? ग्रास होपर खाता है। फिर उस ग्रास होपर को फ्रॉग खा जाता है, फ्रॉग को फिर कोई और ऑर्गेनिज्म, फिर इस तरह काम चलता रहता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ने खाया, दूसरे को तीसरे ने, इस तरह जो चेन से ये चल रही है, इसको हम लोग कहते हैं फूड चेन। क्लियर स्टूडेंट? तो कहते हैं एक्वेटिक फूड चेन के लिए डाइएटम्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स देखें, डाइएटम्स आ जाते हैं, फ्रैकुलेरिया आ जाता है, पेनुलेरिया आ जाता है। यहाँ पे आपको पेनुलेरिया दिखाया गया है, यहाँ पे आपको इस डायग्राम के अंदर आपको शेल दिखाया गया कि ये दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। यहाँ पे जैसे ये है, सेंटर में लाइन है कि ये शो करिए कि एक ऊपर पार्ट है शेल का, दूसरा नीचे है। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो पेनुलेरिया के बारे में, ये भी क्या है, तो शेल पे मुश्तमिल है, और इनका शेल जो है वो सिलिका से मिलकर बना होता है। दैट इज ऑल अबाउट द डाइएटम्स। नेक्स्ट है हमारा फाइलम, दैट इज द फियोफाइटा। जो कॉमन नेम इनका क्या है? दैट इज ब्राउन एल्जे। ब्राउन एल्जे को हम लोग फियोफाइटा का भी नाम देते हैं। इनके बारे में कहा जाता है दे आर मल्टी सेलुलर, क्योंकि हमने चैप्टर के स्टार्ट पे ही बताया था कुछ एल्जे जोन सी हैं दे आर यूनिसेलुलर, और कुछ जोन सी होती हैं वो मल्टी सेलुलर होती है। और मल्टी सेलुलर की एग्जांपल हम लोग पढ़ने लगे हैं ब्राउन एल्जे। कहते हैं ये मल्टी सेलुलर एल्जे हैं, इनके पास 2 फ्लैजेला होते हैं ऑन रिप्रोडक्टिव सेल्स। मतलब जब इन्होंने ऐसे सेल जिन्होंने गमीट्स बनाने हैं या फर्दर जिन्होंने जाइगोट आगे फर्दर बनाना है, उस टाइम इनके सेल्स जो से हैं वो फ्लैजेला उनके पास होता है। अदरवाइज ये सिसाइल होते हैं, ये किसी चीज के साथ फिक्स हो जाते हैं और वहीं पे रहते हैं। लेकिन चूंकि उन्हें जब रिप्रोडक्शन करनी होती है उस टाइम जो सेल बनते हैं उनके पास जस्ट फ्लैजेला होते हैं, और किसी स्टेज पे इनके पास फ्लैजेला मूव करने के लिए नहीं होते। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स देखिए इनके अंदर कौन से होते हैं? आल्सो क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीन्स एंड फ्यूकोजेंथीन, जो सी है कैरोटीन की फॉर्म है जो, वो भी इनके अंदर ही पाई जाती है। बिल्कुल डाइएटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स की तरह इनके पास भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स सेम होते हैं। दे आर द जाइंट्स ऑफ द प्रोटिस्ट किंगडम। कहते हैं जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें देखे तो सबसे ज्यादा जो देखा जाता है मेंबर, दैट इज द जो स्पीशी है जाइंट, लार्जेस्ट स्पीशी जोन सी है वो ब्राउन एल्जे वगैरह है। फाइलम जो है वो ब्राउन एल्जे देखा जाता है। कहते हैं इनके साइज की बात करें, ये बहुत छोटे भी होते हैं, फ्यू सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर तक भी हो सकते हैं। फ्यू सेंटीमीटर से लेके बहुत लंबे भी हो सकते हैं। जैसे इनकी एक स्पीशी है जिसका नाम क्या है? कैल्प्स। वो बहुत ज्यादा लंबी होती है। द लार्जेस्ट ब्राउन एल्जे आर कैल्प। यही बात आ गई है कि ब्राउन एल्जे में देखें तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कौन सी एल्जे है? दैट इज द कैल्प। एमसीक्यूज में पूछा जाता है। कहते हैं जो कैल्प है इसकी बॉडी को देखें तो इसकी बॉडी के कुछ पार्ट जो से हैं वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं, कुछ पार्ट जो से हैं वो स्टेम बना रहे होते हैं, स्टेम की तरह के स्ट्रक्चर शो करते हैं, कुछ पार्ट जो से हैं वो रूट लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं। लेकिन हम लोग इनको ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ का नाम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इनमें ना ही तो जाइलम है और ना ही फ्लोएम है। लेकिन जो स्ट्रक्चर लीफ की तरह की दिख रही है उसको हम लोग लीफ लाइक का नाम देते हैं, लेकिन एक्चुअल लीफ का नाम नहीं देंगे। उसकी तरह कह सकते हैं लेकिन सेम वैसा ही नहीं कहेंगे। ठीक हो गया? दे पोसेस लीफ लाइक, इनके पास लीफ की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग ब्लेड्स कहते हैं। क्लियर? स्टेम लाइक भी एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग स्टाइप्स कहते हैं। ये स्टेम की तरह की जो स्ट्रक्चर उसको स्टाइप्स, इसको ब्लेड्स। और रूट की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिसको होल्ड फास्ट का नाम देते हैं।
होल्ड फास्ट मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जो इनको होल्ड करने मतलब किसी चीज के साथ अटैच होने में मदद दे रही है। तो इनके पास 3 टाइप की स्ट्रक्चर्स हैं, प्लांट की तरह की है, लेकिन इनमें एक्चुअल वही हम लोग नाम नहीं देते क्योंकि इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग ब्लेड का नाम देते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग स्टाइप्स का नाम देते हैं, रूट लाइक को हम लोग होल्ड फास्ट का नाम देते हैं। ये अपने होल्ड फास्ट के जरिए किसी भी चीज के साथ जाके अटैच हो जाती है और फिर ये मूव नहीं करती। जस्ट ये कब इनके सेल मूव करते हुए नजर आते हैं, जब इन्होंने रिप्रोडक्शन करनी होती है उस टाइम। दे आर कॉमन इन कोल मैरीन वाटर, ठंडे पानी खारे पानी में ये रहती हैं। ठीक है, कॉमन इन, ये कहाँ पे ब्राउन एल्जी पाई जाती हैं, कोल वाटर में पाई जाती है, मैरीन वाटर होना चाहिए, अलोंग रॉकी कोस्ट लाइन इन द इंटर टाइडल जोन। ये जो पानी है या कोई भी समुंदर जो भी है, ठीक है, समुंदर के जो किनारे हैं उस पे आप लोगों ने देखा होगा कि उसके किनारों पे चट्टानें पाई जाती हैं, रॉक्स मौजूद होती हैं, पत्थर होते हैं। ठीक है, किनारों पे पत्थर होते हैं, रॉकी कोस्ट लाइन कहते हैं, किनारों पे रॉकी चट्टानें पाई जाती हैं और उन चट्टानों के साथ आके ये क्या करते हैं, हवा जोन सी हैं, टाइड्स जोन सी हैं, वो आके टकराती हैं। तो जिस जगह पे आके इंटरटाइडल जोन टकराती हैं वहां पे आप लोगों को ये जो ब्राउन एल्जी है वो नजर आती है ग्रो की हुई। क्लियर हो गया? तो रॉकी कोस्ट लाइन इन द इंटरटाइडल जोन से क्या मुराद है कि समुद्र का वो हिस्सा जो एक किनारे पे हो, ठीक है, किनारे का हिस्सा जहाँ पे रॉक्स वगैरह मौजूद होते हैं और वहां पे आके जो इनकी लहरें हैं वो टकराती हैं, उसको इंटरटाइडल जोन का नाम देते हैं। और यहाँ पे डाई एटम्स वगैरह सॉरी ब्राउन एल्जी वगैरह मौजूद होती हैं। एग्जाम्पल देखिए, फ्यूकस है, मैक्रिसिस्ट है एंड लेमिनेरिया वगैरह है। ये जो सी हैं ब्राउन एल्जी की एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे आप लोगों को ये दिखाई भी गई हैं। ठीक है, ये इस तरह की इनकी बॉडी होती है। नेक्स्ट देखिए रूडोफाइटा। रूडोफाइटा का जो कॉमन नेम है डेट इज द रेड एल्जी। रेड एल्जी जो क्या है, डेट इज द रूडोफाइटा। ये भी एल्जी की एक टाइप है, चूंकि इसका रेड कलर होता है सो दैट दे आर कॉल्ड द रेड एल्जी। और क्यों होता है ये हमने रीजन पीछे पढ़ी भी थी, यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सम आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। ज्यादातर जो रेड एल्जी है उनको देखा जाए तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो यूनिसेलुलर होती हैं। इनके अंदर फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं बनते, कहीं स्टेज पे भी देखे नहीं जाते। ठीक है, सो डैट दे कांट मूव, ये मूव नहीं करेंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए होता है, उसके बाद कैरोटीन होते हैं और फाइकोअरिथ्रीन होती हैं। फाइकोअरिथ्रीन मतलब ऐसे पिगमेंट जो रेड कलर के इनके अंदर पाए जाते हैं। क्लोरोफिल भी होता है, उसके साथ साथ कैरोटीन भी होता है और साथ साथ उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट एमसीक्यू में पूछा जाता है, कौन सा पिगमेंट है जो इनको रेड कलर दे रहा है, दैट इज द फाइकोअरिथ्रीन। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद कहते हैं इनकी बॉडी देखिए, मल्टी सेलुलर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरलिंक्ड फिलामेंट्स। इनकी बॉडी देखे तो ऐसा लगता है जैसे फिलामेंट्स है, लंबे लंबे धागे हैं। ठीक है, ये फिलामेंट्स ही है ना, डेट आर डेलिकेट एंड फेदरी। और वो फिलामेंट जो उनसे हैं वो फेदरी है मतलब हेयरी हैं। जैसे ये एक फिलामेंट है, उसके ऊपर हम लोग छोटे छोटे हेयर लाइक की स्ट्रक्चर्स लगा दें, ठीक है, जैसे फर होते हैं स्टूडेंट, विंग्स के ऊपर छोटे छोटे फर होते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही ये क्या है, हेयरी एंड फेदरी। ठीक है, तो कहते हैं ये जो फिलामेंट्स हैं इनके, इनको देखा जाए तो ऐसे फेदरी से लगते हैं और ये डेलिकेट मतलब बड़े नर्मो नाजुक होते हैं। जैसे आप लोग किसी भी बर्ड की बॉडी पकड़ें और उसके ऊपर हाथ लगाएं तो वो बहुत ज्यादा स्मूथ होती है, सॉफ्ट होती है और फेदरी होती है, बिल्कुल वैसे ही ये होते हैं। इंटरलिंक से मुराद के जो इनके ये फेदर्स हैं ये एक दूसरे के अंदर इंटरलिंक किए होते हैं, जकड़े होते हैं, फंसे हुए होते हैं। फ्यू रेड एल्जी आर फ्लैटेंड शीट्स ऑफ सेल। कुछ जो से हमने बात की फिलामेंट्स की फॉर्म में मौजूद होती है रेड एल्जी, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो एक शीट सी बनाती है, मतलब ये उनका सेल्स जो से हैं वो अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ शीट। ये देखिए, क्लियर हो गया?
तो इस तरह बहुत सारे सेल्स जो से एक शीट की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं और शीट की तरह के दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ज्यादातर तो फिलामेंट्स की फॉर्म में रेड एलगी नजर आती है, लेकिन कुछ जो है वो हमें शीट की फॉर्म में भी नजर आती हैं। क्लियर? सम रेड एलगी डिपॉजिट कैल्शियम कार्बोनेट इन देयर सेल वॉल। कुछ जोन सी हैं वो अपने सेल वॉल के अंदर क्या डिपॉजिट कर लेती हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से इनका शेल जोन से है बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। जहां पे भी कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो बहुत ज्यादा हार्ड पार्ट बन जाता है। क्लियर? क्योंकि हमने बात की थी इनकी जो कैल्शियम कार्बोनेट की नेचर है वो सीमेंट की तरह की होती है। कहते हैं कार्बोनेट इन द सेल वॉल फ्रॉम द ओशन, और ये कैल्शियम कार्बोनेट आता कहाँ से? ओशन से ही लेते हैं एंड टेक पार्ट इन बिल्डिंग। और क्या करते हैं, इतने इतने पार्ट को भी, इस हिस्से को देखें कि कैल्शियम कार्बोनेट ही अपने सेल वॉल के अंदर डिपॉजिट करते हैं, और ये कैल्शियम कार्बोनेट अपने ओशन से ही लेते हैं, जिस जगह पे ये मौजूद होते हैं वहीं से कैल्शियम कार्बोनेट पिक करते हैं एंड टेक पार्ट इन बिल्डिंग कोरल रीफ्स विद कोरल एनिमल्स। कोरल रीफ्स क्या है और कोरल एनिमल्स क्या है? कोरल एनिमल्स जो है आप लोग चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस करोगे, ये एक्चुअली क्या होते हैं। ये एनिमल के एक ग्रुप है। कोरल क्या है? एनिमल्स का ग्रुप है। जो इनका जो शेल होता है वो भी बहुत ज्यादा सख्त होता है। ठीक है, सख्त होता है इनका भी शेल। और क्या करते हैं ये कोरल एनिमल्स जो से हैं, बहुत सारे कोरल एनिमल्स एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। एक कोरल एनिमल है, दूसरा कोरल एनिमल है, ये इनका शेल है। ठीक है, बहुत सारे कोरल एनिमल्स इकट्ठे होते जाते हैं और अपने शेल को ऊपर की तरफ कर देते हैं। और ऐसे लगता है इनके शेल की वजह से, ऐसे लगता है ये कोई हार्ड सी सब्सटेंस बन गई है, कोई चीज जो है बहुत ज्यादा हार्ड बन गई इनके हार्ड शेल की वजह से। ठीक है, तो आइलैंड सी एक बन जाती है। तो सम टाइम कहते हैं ये जो आइलैंड बना है कोरल एनिमल की वजह से, इस आइलैंड को बनाने के लिए ये जो रेड एल्गी इनका भी रोल होता है। ये भी ये कोरल रीफ बनाने में मदद दे रही हैं कोरल एनिमल्स को, क्योंकि इनका शेल भी क्या होता है? हार्ड होता है। इसलिए यहाँ पे बात की है आल्सो टेक पार्ट इन बिल्डिंग कोरल रीफ्स विद कोरल एनिमल्स। कोरल एनिमल्स के साथ मिलके ये कोरल रीफ बनाने की में मदद देते हैं समुद्रों के नीचे। यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है ये हार्ड सी आपको रॉकी सी सरफेस नजर आ रही है। एक्चुअली ये चट्टान नहीं है, ये कोरल एनिमल्स ने मिलके ये इस तरह की स्ट्रक्चर बना दी है। क्लियर हो गया? तो जमीन सी बनती है, ऐसे जैसे रॉक सी बन गई है, वो रॉक नहीं होती एक्चुअली, कोरल एनिमल्स के इकट्ठे होने की वजह से वो जगह बन जाती है, हार्ड सी हो जाती है। क्लियर हो गया? और ये समुद्रों के नीचे वगैरह ये बनती है मोस्टली। तो कोरल रीफ बनाने में मदद देती है। एग्जाम्पल देखिए, कोन्ड्रस होता है और पोलीसाइफोनिया होता है। कहते हैं जो पोलीसाइफोनिया है ये आप लोगों को हर जगह मिलती है। रेड एल्गी ऐसी है जो हमें फ्रेश वाटर में मिलती है, उसके अलावा देखिए तो मैरीन वाटर में मिलती है, बहुत जगह वर्ल्ड वाइड है, ये कह सकते हो ये। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये है इसके रिलेटेड जो हमने भी रेड एल्गी के बारे में डिस्कस किया है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरल रीफ के बारे में पूछा जाता है क्या है, और इसमें इसको बनाने में जो रेड एल्गी है वो कैसे रोल प्ले करते हैं। तो आपने कहना है क्योंकि रेड एल्गी का शेल भी बहुत ज्यादा हार्ड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और फिर इस वजह से ये कोरल एनिमल्स के साथ मिलके क्या करती हैं? कोरल रीफ बनाने की कोशिश करती है। स्टूडेंट हमारा जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो एक ग्रीन एल्गी रह गई उसको और उसके साथ इंपॉर्टेंस देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज।